नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, मुद्दे बहुत सारे होते हैं और हर मुद्दा कहीं न कहीं किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी वर्ग से जुड़ा होता है। बड़ी बात होती है कि सत्ता के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है और किस तरीके से सियासत होती है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हाल ही में यूजीसी बिल को लेके एक बड़ा मुद्दा सामने आया। सरकार ने यू टर्न ले लिया। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। पूरे देश में कहीं न कहीं आदिवासी, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के बच्चों में एक रोष भी है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे मुद्दे हैं। आखिर आज़ादी के बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और उन्होंने कल्पना की थी कि सबको समानता का अधिकार मिलेगा, सब समान होंगे, लेकिन उसमें भी राजनीति है, अगड़ा पिछड़ा ये सब होता है। देवेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। और ये मुद्दा जो है यूजीसी इक्विटी बिल, इसको लेके आप अभी लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, देश के तमाम हिस्सों में हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार आखिर इसके पीछे क्यों नहीं उतनी इच्छा शक्ति अपनी जता पा रही है? कारण यह है गंगा भैया कि जो यूजीसी इक्विटी बिल 2026 16 जनवरी 2026 को लागू किया यूजीसी के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के द्वारा आंकड़े दिए गए थे। जब रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल तड़वी की मां ने पिटीशन लगाई थी, दर्शन सोलंकी की मां ने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनके बच्चों को उन्होंने खोया था। और ये सब जीनियस स्कॉलर थे हमारे बहुजन समाज के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कठोर गाइडलाइन बनाई जाए। यद्यपि SC/ST के लिए 2012 से यह कानून प्रभावी है, लेकिन वो नाकाफी था। उसके बाद एक संसदीय कमेटी बनाई सरकार ने, और उस संसदीय कमेटी ने अनुशंसाएं दी, और उस अनुशंसा के बाद ये जो है यूजीसी इक्विटी बिल लागू हुआ। क्या था इसमें यूजीसी इक्विटी बिल में? इसमें था कि प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक EOC होगा, जिसको कहते हैं कि इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। और उसमें दिव्यांग वर्ग के, उसमें महिलाओं से, उसमें अनुसूचित जाति से, उसमें अनुसूचित जनजाति से, उसमें OBC से एक एक प्रतिनिधि को रखेंगे। स्वाभाविक रूप से उसका जो पदेन अध्यक्ष होगा वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। इस देश में आप देखिए कि 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामान्य वर्ग के, सवर्ण वर्ग के कुलपति हैं। आप ये देखिए कि जो दिव्यांग वर्ग से जो लोग होते वो निश्चित रूप से सामान्य हो सकते थे, जो महिलाएं होती वो निश्चित रूप से सामान्य हो सकती थी। लेकिन इस तरीके का वातावरण पूरे देश में बनाया गया कि यूजीसी इक्विटी बिल नहीं आ गया, बल्कि जो सुखासीन समाज है, ये जो प्रभु वर्ग है या जो मनुवादी तबका है, उसके अधिकारों पे कुठाराघात हो गया, यानी उनको गुलामी की एक जंजीरों से जकड़ दिया गया। इस तरीके का वातावरण बनाया। उस वातावरण बनाने में मीडिया की, जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसकी भी बड़ी भूमिका थी। जबकि सच्चाई यह थी, हम देखते हैं कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट 1990 में लागू की बीपी सिंह ने, तो उसमें भी विरोध किया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक हटाई। यहाँ पे दुख का विषय और आश्चर्य का विषय यह है कि यह मामला 3 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूरत नहीं समझी कि हम इस संबंध में जो है सरकारी अभिमत क्या है, हम सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से उसको जान लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके दुरुपयोग की संभावना है, इसलिए हम इसको रोकते हैं। क्या किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना मात्र न्याय से वंचित करने का कोई आधार हो जाता है क्या? क्या इससे आप सामाजिक न्याय को नकारेंगे क्या? ये दरअसल आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय में हम दूर क्यों जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आज के अखबारों में दिया, एक बच्चे ने, MBBS प्रथम वर्ष के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था प्रताड़ना से तंग आके। इसके पहले रायपुर का एक बच्चा जो PG कर रहा था, देवांगन, उसको सुसाइड करना पड़ा था। तो एंटी रैगिंग कमेटी भी बनी हुई है महाविद्यालयों में, लेकिन वो नाकाफी है। इसमें पहली बार ये प्रावधान किया गया कि जो दोषी होगा उसको सीधे सीधे उसके विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की जाएगी। इसमें प्रावधान किया गया, संशोधन किया गया कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये इसलिए किया गया था, इस पर भी कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं कि झूठी शिकायत करके हमारे लोगों को फंसाया जाएगा। अगर कई बार होता यह है कि झूठी शिकायत को भी, अगर सच शिकायत रहती है तो उसको भी झूठी बता के प्रताड़ित करने का काम होता है। इसके भी आंकड़े बकायदा यूजीसी के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए उस प्रावधान को हटाया गया। लेकिन विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा है, कुछ लोगों ने
अन्याय करने को परंपरा मान लिया है। कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि हम प्रभु वर्ग से आते हैं तो हमें अधिकार मिल जाता है कि हम एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को हम प्रताड़ित करें। जबकि कॉलेज का वातावरण इस तरीके का होना चाहिए था कि बच्चा वहां सहज महसूस करे। जब सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं तो सामाजिक न्याय महाविद्यालयों से, कॉलेजों से शुरू होना चाहिए। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सबसे ज्यादा भेदभाव के और उत्पीड़न के प्रकरण हैं, इस बात कोई छुपा हुआ नहीं है। और बकायदा आंकड़े बोलते हैं कि 1998-99 से आप स्टार्ट करिए और 2014, 2019 से 2024 तक 118.4% जो है प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। तो ये कम बात होती है कि इतने ज्यादा लोग ड्रॉप आउट के रेट बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, बच्चे जो है कॉलेज पढ़ना जाना बंद कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है, उनको भय है कि उनको प्रताड़ित किया जाएगा। वहां पे एक बकायदा नेक्सस काम करता है और बकायदा जब वो शिकायतें करते हैं अपने विभाग अध्यक्षों से या प्राचार्यों से या कुलपति से, तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये मानसिकता समाज में जो सदियों से चली आ रही है, द्रोणाचारी वाली मानसिकता, वो मानसिकता आज भी काम कर रही है। एकलव्यों का अंगूठा आज भी काटा जा रहा है, संबुकों की गर्दन आज भी काटी जा रही है। यही कहां है कि सरकार ने सोचा कि हम इस तरीके का बिल लेके आते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव था। हम खूब समझते हैं जालिम तेरे सहारे तू बुलाए मुझको, तेरा दरबार रोके मुझको, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कानून लागू किया, दूसरी तरफ उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का प्रतिरोध नहीं किया कि आप जिसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है उसके दुरुपयोग का आपने पूर्वानुमान कैसे लगा लिया। देवेश भाई, मैं थोड़ी सा आपको रोकूं कि जिस तरीके से सरकार की स्थितियां हैं, संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार कभी अपने आप को बचाव की मुद्रा में लेके आ जाती है। हाल ही में संसद में भी जो घटनाएं हुई थी उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष ने एक संभावना व्यक्त की और प्रधानमंत्री ने अपना भाषण लोकसभा में नहीं दिया। ये संभावनाओं के जो डर हैं, जो आशंकाओं के भय हैं, उनकी आड़ में सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार लगातार जनता को, आम लोगों को कहीं ना कहीं एक अंधेरे में रखकर सिर्फ सत्ता पे अपनी वजनदारी बनाए रखने का प्रयास करती है। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। कहां यह है कि कुछ होती है इच्छा शक्ति। सरकार के पास इच्छा शक्ति थी कि सरकार ने जो है 3 तलाक के बिल को कानून बना दिया। सरकार के पास इच्छा शक्ति थी कि सरकार ने बिना संसद में बहस हुए और बिना संविधान में प्रावधान के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया। 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में सरकार के पास इच्छा शक्ति थी कि सरकार ने जो है, आप देखिए कि राफेल वाले मामले को पूरी तरीके से पृष्ठभूमि में डाल दिया। यह सरकार की इच्छा शक्ति थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यह सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम हमारी विपक्ष के प्रति, देश की जनता के प्रति किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए हम किसी की कोई जांच नहीं कराते हैं। आप ये देखिए कि कितने प्रकरण, ज्वलंत प्रकरण हैं। हम वैसे से भटकना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर चाह लेती है कि हमको ये नहीं करना है तो नहीं करना है। हमारे साथ सबसे बड़ा एक संकट यह है, खासकर बहुजन समाज के लोगों के साथ, कि हमारे लिए आखिरी उम्मीद की क्या है, वो न्यायपालिका है। और हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, पर कम वक्त वो भी तेरा चाहने वाला निकला। हमें न्यायपालिका से भी राहत नहीं मिल पा रही है। न्यायपालिका भी जो है हमारे मुद्दों पर जब आते हैं तो उसको साइड में रख देती है। वरना न्यायपालिका यह कह सकती थी कि सरकार ने अनुसंधान के बाद और बाकायदा संसदीय कमेटी में सभी पार्टी के लोग थे, सभी दलों के लोग थे, उन्होंने गहन विचार विमर्श मंथन के बाद इस रिपोर्ट को बनाया है। और इस रिपोर्ट को लागू करने के बाद यदि आपको लगता है कि इसके दुरुपयोग होते हैं तो हम इसको सुमोटो ले लेंगे, लेकिन नहीं, उसके पहले ही उन्होंने इस तरीके का अपने प्रिविलेज का जो इस्तेमाल किया। इससे यह बात समझ में आती है, क्या हमारे बहुजन समाज के लोग इसी तरीके से आत्महत्याएं करने के लिए, छात्र छात्राएं अभिशप्त रहेंगे क्या इस देश में वो सेकंड रेट सिटीजन है क्या वो इस देश लोकतंत्र के अभिशप्त संतान हैं क्या उनको न्याय प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, सामाजिक न्याय के माध्यम से मुख्य धारा में आने का अधिकार नहीं है क्या? ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हैं और हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारे लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारे कल हमने जलपुर में प्रदर्शन किया, कल जो मंडला में प्रदर्शन हुआ, कल डिंडोरी में प्रदर्शन है, कल कटनी में भी था, परसों नरसिंहपुर में प्रदर्शन है। तो इस तरीके की ग्रेजुअली जो घटनाएं बढ़ेंगी, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक सामंजस्य है उसको क्षति पहुंचेगी। तो कुछ चीजों को सरकार को समझना चाहिए कि आप कोई कानून को सिर्फ इसलिए लागू नहीं करेंगे कि उसके दुरुपयोग की संभावना है। क्या आप मुझे बताइए, क्या पास्को एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता क्या डाउरी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता क्या 498A का दुरुपयोग नहीं होता क्या नार्कोटिक्स एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता क्या? दुरुपयोग जो है न्याय से वंचित करने का कोई
फार्मूला नहीं होता है। आपको समझना होगा कि अगर अगर हमारे SC ST OBC के बच्चे यदि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में एक मतलब उसको निर्भीक और समानतापूर्ण वातावरण यदि महसूस कर रहे हैं तो हमें उस तरीके के कानून को लागू करना चाहिए। दोस्तों, द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी आपने भी सुनी होगी, और यदि ये बात सामने आती है कि आज भी एकलव्य के अंगूठे काटे जा रहे हैं, तो विचार करने की जरूरत है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठता है। उसको कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करने की स्थिति बनती है कि UGC इक्विटी बिल आखिर क्यों लागू करने में सरकार अपने आप को पीछे कर रही है। देवेश चौधरी जी से हमने चर्चा की, जो कि आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुछ सवाल छोड़े जा रहे हैं जिन पर कि आप विचार करें। नो न्यूज़ ऑन द व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका भाई साहब।